लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां हमें ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखने को मिलता है। और हम इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का यूज भी करते हैं अपने लिए। बहुत सारी लाइफ में एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। कभी भी आप देखिएगा किसी फिल्म की शूटिंग में, किसी फिल्म में या किसी प्रोग्राम में या कहीं भी आपको देखने के लिए मिल सकता है ये। क्या मिल सकता है? ये आपका लैंड है, सूखी जमीन, और लैंड और इसके ये भरा हुआ है वाटर, मतलब तालाब या कोई नदी का किनारा बनाया है एक्चुअली मैंने। ये क्या है? वाटर है। और इस पानी पर इस पानी पर एक बोट है। और बोट वो शोर की तरफ आ रही, किनारे की तरफ ये बोट आ रही है। किनारे की तरफ ये बोट आ रही है। और यहाँ से किसी ने, पर्सन ने उतरा है यहाँ से कोई। कहाँ? शोर की तरफ। जब किनारे पर आ गई तो इसने छलांग लगाई बाहर। बहुत सारी पिक्चरों में ये सीन है, हिंदी पिक्चरों में भी और इंग्लिश पिक्चर्स में भी बहुत बार ये सीन आता है कि बोट बोट से बाहर कोई कूदा है, एकदम तेजी के साथ बाहर से कूदा है। तो आप देखना, जरा ध्यान से देखना कि जैसे ही पर्सन भी बाहर कूदता है, ये बोट अपने आप पीछे की तरफ निकल जाती है, पीछे की तरफ चली जाती है अपने आप। ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। एक्शन और रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन भी इसे हम कह सकते हैं और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। एक्चुअली दोनों एक ही बात है। एक ही बात है, केवल कहने का फेर है। एक्शन रिएक्शन भी हम इसे कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी कहते हैं। क्या हुआ देखो ध्यान से। इनिशियली सपोज ये मान लो कि यहाँ आकर के बोट आपकी रुक गई। तो ये तो है आपका बॉडी ए। कौन? सपोज मैं नीचे कूद रहा हूं, तो आई एम बॉडी ए। और ये जो बोट है, इट इज बॉडी बी। तो जब ये किनारे पर आकर रुक गई, पानी से, लैंड से थोड़ा सा पहले, तब मेरा भी वेलोसिटी कितनी है? जीरो है। और जो बोट है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। तो दोनों का हमारा कुल मिलाकर के मोमेंटम, यानी मास ऑफ ए इंटू U1 प्लस मास ऑफ बी इंटू U2, दोनों मिलकर कितने हैं? जीरो है। जब दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल मोमेंटम कितना है? एक सिस्टम बन गया, एक सिस्टम विच कंटेन्स मी एंड बोट। मुझसे और बोट से मिलकर के एक सिस्टम बन गया। एक सिस्टम हो गया दैट कंप्राइज मी एंड बोट। बोट और मैं, हम दोनों मिलकर के एक सिस्टम बना रहे हैं, दोनों मिलकर के। पूरे सिस्टम का मोमेंटम कितना है? पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है। पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो है। अब मैंने क्या करा? मैंने कूद लगाई यहाँ बाहर। मैं बाहर यहाँ कूद गया। तो जब मैं कूदा तो मेरी जो स्पीड है, कूदने की स्पीड हो गई मेरी, कितनी हो गई? V1। तो अब जब मैं कूद रहा हूं, जब मैं कूद गया, जब यहाँ से छोड़ी मैंने ये, मेरे पैर यहाँ से हटे, तो मेरे अंदर वेलोसिटी है V1। तो मेरा मोमेंटम कितना होगा? ma इंटू V1 प्लस, मैं इसका पूरा वर्ड लिख रहा हूं, मोमेंटम ऑफ बोट। मैंने अभी इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किया। दिस इज द मोमेंटम बिफोर जंप, जंप लगाने से पहले। एंड दिस इज द मोमेंटम आफ्टर जंप। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये कहता है कि जंप लगाने के बाद इंटरेक्शन। जंप लगाना एक्चुअली क्या है? जंप लगाना हमारे फिजिक्स में है इंटरएक्शन। दो बॉडीज का टकराना ही इंटरेक्शन नहीं होता, दो बॉडीज का अलग अलग हो जाना। पहले मैं और बोट, ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थे, फिजिकल कांटेक्ट में थे। अब कूदने के बाद मेरा इस बोट का फिजिकल कांटेक्ट हट गया। तो ये एक इंटरएक्शन है, इंटरएक्शन हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि इंटरएक्शन से पहले जितना मोमेंटम है टोटल, पूरे सिस्टम का, सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स का नहीं, पूरे सिस्टम का, जंप लगाने के बाद भी, इंटरएक्शन के बाद भी उतना ही
मोमेंटम रहेगा, उतना ही मोमेंटम रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा मास इनटू मेरी वेलोसिटी जंप के बाद, प्लस बोट का मास इनटू बोट की वेलोसिटी जंप के बाद, दोनों मिलकर अब भी कितने होने हैं, 0 होने हैं। तो यहां से आपका निकल कर आएगा, देखना, V2 इज इक्वल्स टू, V2 इज इक्वल्स टू, मैं इस पूरे को उधर ले जाऊंगा, -ma मेरा मास अपॉन मास ऑफ बोट इनटू वेलोसिटी। अब यह ध्यान से देखिए, मेरा मास भी पॉजिटिव है, मेरा बोट का मास भी पॉजिटिव है, और मेरी वेलोसिटी पॉजिटिव है, क्योंकि ये मैंने इधर को ली है वेलोसिटी, ये पॉजिटिव V1। तो जो भी मेरी वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है क्या, V2, बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में V2 आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बोट है ये अपने आप ही क्या होगी, ये पीछे की तरफ को चली जाएगी, पानी के अंदर को। आप बहुत ध्यान से देखना, अक्सर ये सीन आ जाता है पिक्चरों में, कि बोट में से बाहर निकले, तो जैसे ही बाहर कूदा, जो भी बोट में था, उसके कूदते ही ये बोट पीछे चली जाएगी, अपने आप पीछे चली जाएगी, रोक के नहीं रुक सकती। ये लॉ ऑफ नेचर है, इन्हें हम यूज कर सकते हैं अपने पर्पस सॉल्व करने के लिए, बदल नहीं सकते हमें। जैसे ही कोई बोट में से बाहर कूदेगा, बोट अपने आप पीछे की तरफ को चली जाएगी। इसीलिए अक्सर बोट में कूदने से पहले यहाँ से एक रस्सी होती है, उसे एक खुंटा गड़ा होता है, उस खुंटे पे पहले बांध लेते हैं और तब कूदते हैं। नहीं तो बोट हो सकता है बहुत ज्यादा पीछे चले जाए अगर बहुत तेजी के साथ कूदे। तो ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव वैल्यू है। तो V2 की वैल्यू V1 के अपोजिट आ रही है, जो भी हो, लेकिन V1 के अपोजिट होगी। इसको हम बोलते हैं रिकॉयल। रिकॉयल हो गई, क्या हो गई, बोट पीछे की तरफ को रिकॉयल हो गई। और ये रिकॉयल आप एक जगह और फील कर सकते हैं। देखो, मैंने बोट का एग्जांपल आपको इसलिए दिया है कि आगे से कभी पिक्चर में ये सीन आए तो आपको पता लग जाए कि कहाँ फिजिक्स यूज हो रही है, कैसी फिजिक्स यूज हो रही है, कहाँ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। वरना रिकॉयल का एक और एग्जाम्पल होता है, रिकॉयल का एक और एग्जाम्पल है, लेकिन आप उसको फील नहीं कर पाओगे बहुत आसानी के साथ। किसी पिक्चर की शूटिंग में भी से आप फील नहीं कर पाओगे। आ, हाँ, कहीं कहीं इस रिकॉयल को जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है। कहीं कहीं इस रिकॉयल को बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया जाता है। मैंने एक सीन देखा था, किसी साउथ की पिक्चर का सीन था, और भयंकर भयंकर धज्जियां उड़ा दी थी उन्होंने फिजिक्स की। कैसे वो धज्जियां उड़ा दी थी, वो सीन भी है मेरे पास, शायद मेरे पास कहीं व्हाट्सएप में पड़ा होगा। पहले यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, देखो ध्यान ध्यान से। V2 की न्यूमेरिकल वैल्यू किस किस पर डिपेंड करेगी, V2 की न्यूमेरिकल वैल्यू, V2 का मतलब कितनी स्पीड से बोट पीछे रिकॉइल होनी है, कितनी स्पीड से बोट पीछे हटनी है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड है। ये मेरे मास पर डिपेंड है, यानी कूदने वाले के मास पर। जितना भारी आदमी कूदेगा बाहर, उतना ही ज्यादा वेलोसिटी पीछे हटेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ बोट। अगर ये बोट खुद हल्की फुल्की है तो बहुत तेजी से पीछे हट जाएगी, और अगर बोट बहुत भारी भरकम है तो कोई ज्यादा रिकॉइल की वेलोसिटी नहीं होगी। सीधी बात यह है, आपसे कहें अगर छोटी मोटी बोट है कोई जिसमें 4-5 आदमी बैठ सकते हैं, उसमें से कोई अगर बाहर कूदेगा, खाली बोट में से सिर्फ अकेला आदमी बाहर कूद रहा है, तो काफी तेजी से पीछे जाएगी। लेकिन अगर पूरी एक शिप हो, पूरा एक पानी का जहाज हो, शिप हो पूरी की पूरी, शिप में से अगर कोई कूद जाए तो वो शिप के पीछे को धकेलेगा, पता भी नहीं चलेगा शिप में। रीजन, कि शिप का मास बहुत बड़ा है, शिप का मास बहुत बड़ा है, तो वेलोसिटी, उसकी रिकॉइल की वेलोसिटी बहुत कम होगी। तो डिपेंड करता है कि कौन उतर रहा है, यानी जो बॉडी डिटैच हो रही है उसका मास क्या है, जो बची हुई बॉडी पीछे उसका मास क्या है, और मैं कितनी तेजी के साथ बाहर कूद रहा हूँ, इस पर डिपेंड है कि मैं कितनी तेजी के साथ बाहर कूद रहा हूँ। ये रिकॉइल का ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं किसमें, रिकॉइल ऑफ गन। गन से भी जब शूट किया जाता है, ये गन है, ठीक है, और यहां से एक बुलेट शॉट करी, कौन सी शॉट करी, बुलेट शॉट करी। मैं इस बुलेट का मास लिख रहा हूँ, मास ऑफ बुलेट। इस गन का मैं मास लिख रहा हूँ, मास ऑफ गन। बुलेट जिस स्पीड से शॉट की गई, मैं इसे लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट।
और जो वेलोसिटी इसमें आएगी मैं इस पे लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ गन। तो सीधी सी बात यह है कि फायर से पहले, फायर करने से पहले गन और बुलेट एक ही है। गन और बुलेट दोनों एक ही ऑब्जेक्ट हैं क्योंकि बुलेट गन के अंदर है। तो बिफोर फायर टोटल मोमेंटम जीरो। मान के हम ये चल रहे हैं कि जो भी पर्सन शूट कर रहा है वो खड़ा हुआ है अपनी जगह पर, वो मोशन में नहीं है, वो किसी ट्रेन के ऊपर या चलती हुई गाड़ी में नहीं है, बल्कि खड़ा हुआ है। चलती हुई गाड़ी में खड़ा होगा तो भी यही कंडीशन बनेगी। हाँ जी। तो जब दोनों रुके हुए हैं, बुलेट और गन दोनों रुके हुए हैं, तो बिफोर बिफोर फायर टोटल मोमेंटम जीरो। आफ्टर फायर कितना हो जाएगा? आफ्टर फायर बुलेट का मोमेंटम कितना हो गया? मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इस गन का मोमेंटम कितना हो गया? मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। और लेकिन फायर के बाद भी क्या रहना है? तो उतना ही रहना जितना पहले था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिफोर फायर टोटल मोमेंटम जीरो है, तो आफ्टर फायर व्हाट इज दिस? इट इज आफ्टर फायर, फायर के बाद भी उतना ही रहना। तो अब आप जरा ध्यान से देखना, मैं वेलोसिटी ऑफ गन के लिए बना रहा हूँ। वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू क्या बनेगा? देखिए, मास ऑफ बुलेट अपॉन मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, और इस पूरे का निगेटिव। सारे काम मैंने एक ही सेंटेंस में कर दिए, एक ही स्टेप में कर दिए। तो यहाँ आप देखें कि वेलोसिटी ऑफ गन कितनी स्पीड, ये जो गन है वेलोसिटी की, वेलोसिटी सॉरी गन है वेलोसिटी की नहीं, वेलोसिटी है गन की। इट इज निगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट। देखिए ध्यान से, वीजी वेक्टर, वीजी वेक्टर इज अपोजिट टू वी बी वेक्टर। गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट है। दैट्स व्हाई गन ऑलवेज रिकॉइल, गन ऑलवेज रिकॉइल। गन हमेशा पीछे की तरफ को हटती है जब इसे बुलेट से फायर किया जाए। गन हमेशा पीछे की तरफ उठती है और बुलेट, जब भी बुलेट से फायर किया जाए। और इसके पीछे मुझे एक बहुत ही बढ़िया कहानी याद आती है। मुझे ये तो याद नहीं कि वो किस जगह की बात है, शायद राजस्थान की बात है, या किसी और जगह की बात है। और ये बात है बहुत पहले की, बहुत पहले की, मतलब अंग्रेजों से भी बहुत पहले की। तो एक राजा थे, अपने राजा थे, एक छोटे से राज्य के राजा थे, उनके पास तोप नहीं थी। तो उन्होंने दूसरे राज्य से, किसी बड़े मैन्युफैक्चरर से तोप खरीदी। क्या खरीदी? तोप खरीदी, कैनन। कैनन उन्होंने खरीदी, तोप खरीदी। और फिर राजा जी ने कहा चलो इसका तोप का टेस्ट करते हैं। तो वो जो तोप थी, तोप को मैं सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये होता है और इसके अंदर दो बड़े बड़े से पहिए लगे होते हैं, है ना। पुराने जमाने की कैनन बना रहे हैं हम यहाँ। यहाँ पीछे से इसके अंदर एक कैप लगा होता है। इसके अंदर पहले वो डालते हैं, क्या कर डालते हैं, क्या निकल के जाता है इसमें? गोला, गोला जिसे बोलते हैं। आ, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? क्या कहते हैं इंग्लिश में इसे? प्रोजेक्टाइल तो कहेंगे ही, लेकिन वो तो फिजिक्स का हो गया इंग्लिश में। और यहाँ पर एक छोटा सा होल होता है, उसमें से एक छोटा सा वो निकाल लेते हैं। जैसे अ, आपके दिवाली वाले में होते हैं पलीता, होता है ना पलीता लगा हुआ दिवाली वाले छोटे से बम में। वो पलीता यहाँ निकाल लेते हैं, इसे जलाते हैं। जलने के बाद ये बम फटता है और गोले को आगे फेंक देता है। गोला जो है, जो उसे आगे फेंक देता है। तो वो राजा जी थे, वो उन्होंने देखा सब, और उन्होंने सामने एक टारगेट ले लिया, टारगेट कर दिया सब कुछ। अब पहली पहली बार गन ये यूज कर रहे थे, वो कैनन तोप यूज कर रहे थे पहली बार। और राजा जी भी खड़े हुए थे और बाकी सारे लोग खड़े हुए थे, बाकी सारे लोग खड़े हुए थे और बहुत सारे लोग खड़े हुए थे वहां। तो उन्होंने लगाया, एकदम फायर हुआ इसका, और सामने टारगेट पर जाके गोला गिराई। और सब अपना दौड़ के गए, भाग के गए वहां तक कि देखें क्या हुआ। देखा कि भी काफी सारा इसने डिस्ट्रक्शन कर दिया, राजा जी भी और सब के सब। तो बड़े खुश हुए, चलो जी चलो, हमारे राज्य में तोप आ गई, और तोप आ गई, और हमारे राज्य में तोप आ गई। और तोप हमने चला के देख ली। अब यहाँ जब ये सारे पहुंच गए थे, ये लोग यहाँ सब खुशी खुशी में दौड़ते दौड़ते यहाँ पहुंच गए। लेकिन जैसे ही इन्होंने पलट के देखा, यहाँ से तोप ही एकदम गायब।
ये तोप गायब हो गई एकदम। अबे ये कहाँ गई, कैनन कहाँ चली गई, तोप हमारी कहाँ चली गई। किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को पता नहीं चला कि कहाँ हवा में गायब हो गई है। और बहुत साल के बाद इसका राज समझ आया। क्या सा राज समझ आया कि एक्चुअली वो एक बड़े से तालाब के किनारे खड़े हुए थे। तालाब के किनारे खड़े हुए थे। इसमें उन्होंने गोला दागा यहाँ से, रिएक्शन हुआ, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और ये पूरी की पूरी तोप जो है तालाब में पीछे चली गई। तालाब के बिल्कुल किनारे रखी हुई थी। और क्योंकि वो नए नए थे, पहली बार तोप देखी थी, पहली बार तोप जला रहे थे, उन्होंने इसके पहियों के पीछे कोई आड़ नहीं लगाई थी, कोई टेक नहीं लगाया था। जब भी कोई इस तरह की तोप चलाते हैं जिसके पहिए घूमने के लिए फ्री है, तो पहले उसे रोक करके उसके नीचे उसको पीछे हटने से रोकने के लिए पीछे कुछ ना कुछ इसमें सहारा लगा देते हैं ताकि पीछे ना। अब वो क्योंकि नए नए थे, पहली बार तोप आई थी, तो उन्होंने लगाया नहीं। और जो इसके पीछे जाने की, डूबने की थोड़ी बहुत आवाज हुई होगी, वो उनके शोर में दब गई। इतने खुश थे सारे के सारे लोग, भाई तोप आ गई हमारे राज्य में, तोप आ गई, तोप आ गई हमारे राज्य में। बहुत सालों बाद जब ये तालाब शायद सूख गया या इसकी कोई सफाई वफाई हुई, तब जाकर के पता लगा कि तोप ये पीछे इस तालाब में चली गई थी। रिकॉयल, दिस इज कॉल्ड द रिकॉयल, रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल ऑफ गन में ध्यान रखिएगा आप कि जितनी भारी गन होगी उतना ही कम वेलोसिटी से पीछे हटेगी। यहाँ भी ये तोप काफी भारी थी, मगर उस जमाने के गोले भी बहुत भारी भारी हुआ करते थे भाई। ये भाई तकड़ी स्पीड से निकला, भारी भरकम था ये, मास इसका भी काफी ज्यादा था। ठीक है, तोप का भी मास बहुत भारी था, लेकिन गोले का मास भी था। तो काफी बढ़िया अच्छी स्पीड के साथ एकदम से ये पीछे तालाब में समा गई और गायब, पता ही नहीं चला भी कहाँ चली गई। तो यहाँ हम देखें ध्यान से कि रिकॉयल ऑफ गन, ये निगेटिव आ रही, वेलोसिटी ऑफ गन इज निगेटिव वेलोसिटी ऑफ बुलेट। जिस डायरेक्शन में बुलेट निकल रही है हमेशा गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेगी। गन हमेशा बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में ही चलेगी। जितनी भारी गन होगी उतनी ही कम वेलोसिटी से पीछे हटेगी, जितनी भारी गन होगी। इसलिए हल्की गन, जो वजन में हल्की है, वो ज्यादा झटका देती है, और जो भारी गन है वो कुछ कम झटका देती होगी, जैसे कि मुझे साइंस से समझ आ रहा, मैंने कभी यूज तो किया नहीं इसको। तो दैट्स वाई, एक ये भी रीजन है कि जो गन है वो जानबूझकर जबरदस्ती भारी भरकम बनाई जाती है। हालांकि गन हल्की भी बन सकती है। गन का मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म नहीं होता, बहुत सिंपल मैकेनिज्म होता है। तो हल्की भी बन सकती है, छोटी सी बन सकती है। लेकिन अगर छोटी सी गन बना देंगे, हल्की फुल्की बना देंगे, तो क्या होगा, रिकॉइल की वेलोसिटी तकड़ी होगी, और जो चला रहा है उसके हाथ में झटका आ जाएगा। इतना तगड़ा भी झटका आ सकता है कि बेचारे का हाथ ही महीने 2 महीने के लिए प्लास्टर बन जाए। तो गन को भारी भरकम रखा जाता है। और जो बड़ी गन होती है, जिसमें से बुलेट काफी बड़ी निकलती है, तो उसे चलाने के लिए कभी आप ध्यान से देखना, चलाने वाला जो है जो गन यूज कर रहा है, फायर कर रहा है, वो इस गन का जो बट है पीछे का, उस गन को बहुत मजबूती से अपने बॉडी के ऊपर चिपका लेता, बिल्कुल खुद अपना और गन दोनों को बिल्कुल एक ही ऑब्जेक्ट बना लेगा। या तो बगल में दबा के रखेगा बहुत कैड़ा करके, या अपने कंधे से इसे सटा लेगा। कंधे से तो सटाना खैर खतरनाक होता है, कंधा ही तोड़ देती है बट गन, अगर जरा मरा सा भी गैप रह गया। लेकिन होता है, ये प्रोफेशनल लोग जो है जो चलाते हैं इसे, उन्हें पता है क्या करना है। लेकिन वो गन और अपनी बॉडी दोनों को एक कर लेते हैं। दोनों को एक करने का मतलब, फिर मास ऑफ गन के साथ यहाँ मास ऑफ शूटर भी जुड़ गया, तो ये वाला मास बहुत बढ़ गया। अब पीछे रिकॉइल की वेलोसिटी इसकी कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, वेलोसिटी, रिकॉइल की वेलोसिटी हमेशा बुलेट के अपोजिट है, क्योंकि निगेटिव आ रहा है। जिस डायरेक्शन में बुलेट चलेगी, गन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। दिस इज दिस इज द कंडीशन ऑफ रिकॉइल, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह दो या एक्शन रिएक्शन कह दो, बात एक ही है। गन ने एक्शन किया बुलेट पर इसे आगे धकेलने के लिए, तो बुलेट ने क्या, मैं क्या कम हूं? तू अगर गन है तो मैं भी तो बुलेट हूं। अगर तूने मेरे ऊपर एक्शन करा तो मेरा भी ले रिएक्शन। उस रिएक्शन से क्या होता है, गन पीछे की तरफ हट जाती है। एक्शन और रिएक्शन कह लीजिए इसे, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह लीजिए। जब बिफोर फायर कंजर दोनों का मोमेंटम जीरो था, तो आफ्टर फायर भी दोनों का
टोटल मोमेंटम जीरो रहना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ गन इज ऑलवेज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ बुलेट। इसका एक और एग्जाम्पल है, बहुत एग्जाम्पल है हमारी लाइफ में इस कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के, या कंजर्वेशन वो एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही चीज है। तीसरा लॉ है ये फायर, फायर ऑफ ए रॉकेट। रॉकेट जो है, चाहे आपका दिवाली वाला रॉकेट हो या सैटेलाइट को स्पेस में भेजने वाला रॉकेट हो, दोनों का प्रिंसिपल एक ही है, दोनों का प्रिंसिपल एक ही है। और ये अक्सर कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है रॉकेट का। मैं बिल्कुल ही बेसिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अब तो हजार तरह के डिजाइन हो गए रॉकेट के। साइंटिस्ट लगातार कोशिश करते रहते हैं कि कम से कम फ्यूल में ज्यादा से ज्यादा दूरी से भेज सकें। तो यहाँ फ्यूल है, और ये फ्यूल बाहर की तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ ये फ्यूल आ रहा है सारा का सारा, ठीक है, बाहर की तरफ फ्यूल आ रहा है। तो एक्चुअली इस रॉकेट ने फ्यूल, या जो ये फ्यूल के जो वेपर्स बने हैं, वेपर्स जो धुआं और पानी की बूंदें बनती हैं, वेपर्स बनते हैं, इनके ऊपर एक्शन लगाया। क्या लगाया, एक्शन लगाया। तो रिएक्शन में इस रॉकेट ने क्या कह दिया, इस फ्यूल ने क्या कहा, इस फ्यूल ने रॉकेट से कहा कि तू ही ज्यादा बड़ा है, तू ही एक्शन लगाएगा, ले हम भी तेरे ऊपर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, रिएक्शन लगाएंगे। और यही तो चाहिए था रॉकेट को। रॉकेट ने कहा अपने फ्यूल से चल बाहर निकल, नहीं निकला, तो इसने जबरदस्ती धकेल दिया बाहर, बाहर धकेल दिया। तो इसे फ्यूल को गुस्सा आ गया कि अच्छा तू ही ज्यादा बड़ा, तू हम पे लगा रहा है एक्शन, ले हमारा भी ले रिएक्शन। और बस काम बन गया इस रॉकेट का। इस रिएक्शन को लेकर के रॉकेट क्या होता है, ये ऊपर उड़ जाता है रॉकेट। तो यह इसे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आप समझ लीजिए कि रॉकेट रॉकेट और इसके अंदर भरा हुआ फ्यूल, फायर से पहले, बिफोर फायर, बिफोर फायर भी नहीं, बिफोर लॉन्च में बोलूँ इसे, बिफोर लॉन्च, दोनों का जो मोमेंटम था वो जीरो था, क्योंकि रुके हुए थे। जब जिसे लॉन्च करा तो मोमेंटम गेन करा दिया, किसे गेन करा दिया, जो फ्यूल के वेपर्स बने, और जो इसका और दूसरे मटेरियल बनते हैं फ्यूल में, कंबस्टन में, वो सारे के सारे उसमें उसको आपने मोशन में ला दिया। इसकी वेलोसिटी सपोज v1 है, तो v2 आपकी अपने आप आ जाएगी। v2 कितनी आएगी, वही आ जाएगी। v2 कितनी आ जाएगी, मास ऑफ फ्यूल, मास ऑफ फ्यूल अपॉन मास ऑफ रॉकेट इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्यूल। जितनी तेजी से फ्यूल बाहर निकलेगा उतनी उतनी तेजी से ऊपर उठेगा ये। जितना मास ज्यादा फ्यूल निकल जाएगा उतना ही तेजी से निकलेगा, रॉकेट का मास जितना कम होगा उतना ही तेजी के साथ ऊपर जाएगा ये। लेकिन यहाँ एक बात हो रहा है, जो कल प्रखर ने कहा था कि यहाँ लगातार इसका मास बदलता रहेगा, क्योंकि जब फ्यूल निकलता रहेगा इस रॉकेट में से, फ्यूल कम होता रहेगा तो रॉकेट का मास कम होता रहेगा, रॉकेट का मास कम होता रहेगा। तो कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इंस्टेंटेनियसली आपका लगातार वही का वही रहेगा। यहाँ इसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाता है, क्योंकि फ्यूल फ्यूल कम हो रहा है, रॉकेट का मास कम हो रहा है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, बढ़ता रहता है। लेकिन इंस्टेंटेनियसली अगर आप देखोगे तो सारे लॉज अपनी जगह बिल्कुल बढ़िया फिट है। तो अगर एक्शन किया फ्यूल्स ने, फ्यूल पर एक्शन किया रॉकेट ने, तो फ्यूल ने रिएक्शन कर दिया, और उस रिएक्शन से इस रॉकेट के अंदर क्या आ गई, इस रॉकेट के अंदर वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये एक्शन और रिएक्शन है। एक्शन और रिएक्शन भी कह दीजिए, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कह दीजिए। और भी बहुत सारी हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं जहाँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम अप्लाई करते हैं। एक और इसका एग्जाम्पल है, और वो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में आराम से देख सकते हैं, और सबने आपने देखा भी है, एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब। चाहे वो किसी भी तरह का बॉम्ब हो, लेकिन एक्सप्लोजन ऑफ ए बॉम्ब, आपने सबने दिवाली पर ये देखा हुआ है। आपने नीचे से एक रॉकेट भेजा, तो जब तक ये हवा में है तो ये एक्शन रिएक्शन वाला प्रिंसिपल, या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहाँ जब ऊपर जाता है तो उसमें से प्यारे प्यारे रंग के वो छींटे बाहर निकलती हैं, और बड़ा प्यारा पैटर्न बन जाता फॉर ए सेकेंड। ये ये क्या है, बम एक्सप्लोड इन ऑल डायरेक्शन, ऑलवेज इन डायरेक्शन।
ऑलवेज इन ऑल द डायरेक्शन, बॉम्ब एक्सप्लोड बॉम्ब एक्सप्लोड इन ऑल डायरेक्शन, ऑलवेज इन ऑल डायरेक्शन। ध्यान देखना, कभी जब अगली बार आप दिवाली आएगी और उसमें कुछ पटाखे चलाएंगे, तो इस रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है, जो रॉकेट जो बॉम्ब ऊपर लेकर जा रहा है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं, किसी ना सबने वो रॉकेट को खोल के जरूर देखा होगा किसी ना किसी को, कि रॉकेट जो दिवाली वाला रॉकेट है ये, इसके दो पार्ट होते हैं, एक सिलिंड्रिकल पार्ट होता है और एक ऊपर ये कोनिकल पार्ट होता है। एक्चुअली जो फटने वाला बॉम्ब है वो इसके अंदर रखा होता है, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, इस पूरे के अंदर तो सिर्फ फ्यूल होता है, फ्यूल होता है और साथ में यहाँ एक डंडी लगी हुई होती है। जब ये फ्यूल जलता है, फ्यूल बाहर निकलते हैं, इसके प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स ऊपर जाता है, और फिर ये बॉम्ब फटता है, जिसका पैटर्न हमें दिखाई देता है रंग बिरंगा, लाल नीला पीला। तो कभी आप ध्यान से देखना कि ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल है, और बॉम्ब के फटने का टाइम बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत प्यारा तरीके से मैन्युफैक्चर ने एडजस्ट किया होता है। क्या कि यहाँ से ये रॉकेट ऊपर उठता है, उठता उठता उठता, और यहाँ अपने टॉप पोजीशन पर जाकर, जबकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रुक गया, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती, तब ये फटता है। तो फटने से ठीक पहले वाली कंडीशन में, फटने से ठीक पहले वाली कंडीशन में जब ये अपनी टॉप पोजीशन पर जाकर, टॉप हाइट पर जाकर रुक गया, तो फटने से पहले बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम कितना होता है? जीरो। बिफोर एक्सप्लोजन टोटल मोमेंटम जीरो। ठीक, हम उस कंडीशन की बात कर रहे हैं जब ये बिल्कुल ऊपर अपने टॉप मोस्ट पर पहुंच करके फटा है। तो अब फटने पर देखना ध्यान से, मैं इसके कई पार्टिकल ले रहा हूँ। ये पार्टिकल जिसका मास m1 है और वेलोसिटी v1 है, ये वाला पार्टिकल जिसका मास m2 वेलोसिटी v2 है, ये पार्टिकल जिसका मास m3 वेलोसिटी v3 है। इसके हजारों पार्टिकल बन जाते हैं, हजारों पार्टिकल बन जाते हैं। तो उन सारे पार्टिकल्स के लिए क्या होगा? उन सारे पार्टिकल्स के लिए क्या होगा? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस, और कहाँ तक? mn vn वेक्टर। n पार्टिकल्स बन गए, मैं कह रहा हूँ हजार पार्टिकल बन गए। तो इन सब का मोमेंटम अब भी क्या रहना? जीरो। तो सिंपल सी बात है, अगर v1 पॉजिटिव है तो इसका काउंटर पार्ट कहीं ना कहीं कोई निगेटिव भी आ रहा होगा, v2 अगर पॉजिटिव है तो कोई ना कोई निगेटिव भी आ रहा होगा। मतलब अगर एक डायरेक्शन में v1 है, तो उसके अपोजिट कोई ना कोई पार्टिकल जरूर चल रहा होगा, ताकि इन दोनों का टोटल मोमेंटम अब भी जीरो रहे। अगर एक पार्टिकल इधर चल रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई ना कोई चल रहा होगा। इसलिए बॉम्ब हमेशा ऑल डायरेक्शन में एक्सप्लोड होगा। बॉम्ब कभी भी, बॉम्ब के पार्टिकल वो एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते, एक डायरेक्शन में नहीं जा सकते बॉम्ब के पार्टिकल। बॉम्ब हमेशा चारों तरफ ही पूरे के एक्सप्लोड होगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे फ्रेगमेंट्स जो उसके पार्टिकल्स बने, उन सारे फ्रेगमेंट्स का नेट मोमेंटम अब भी जीरो ही रहना है। कोई v1 अगर पॉजिटिव है तो इसके साथ इन पूरे में से कहीं ना कहीं कोई निगेटिव भी होगी। अगर ये vn निगेटिव है तो इस निगेटिव का काउंटर बैलेंस कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव भी होगा। तो ये इसमें कुछ वेलोसिटीज पॉजिटिव होंगी, कुछ वेलोसिटीज निगेटिव होंगी। यानी इधर वाले को हम पॉजिटिव कह रहे हैं तो दूसरी वाली निगेटिव हो जाएगी, ऊपर वाली को पॉजिटिव कह रहे हैं तो नीचे वाली अपने आप निगेटिव हो जाएंगी। बॉम्ब एक्सप्लोड इन ऑल डायरेक्शन, ऑलवेज इन ऑल डायरेक्शन। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एक और एग्जांपल आपको देखने के लिए मिल सकता है इसी में। अगर बाय द वे आप में से किसी ने ये जो अपना रॉकेट है ये इंक्लाइंड चलाया, सीधा सीधा नहीं चलाया, बल्कि रॉकेट को आपने प्रोजेक्ट किया इंक्लाइंड। कई बार ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा हम कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, तो रॉकेट को आपने इंक्लाइंड प्रोजेक्ट किया। अब ये इंक्लाइंड इस पाथ पर चलेगा। अगर ये ना फटता और हमें दिखाई देता रहता तो सिंपल सी बात है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन बना लेता, प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता, सिंपल सी बात है, अर्थ से अर्थ सरफेस पर। लेकिन एक्चुअली होता क्या कि कुछ ऊंचाई तक जाकर के, कुछ ऊंचाई तक हमें दिखाई देता, क्योंकि इसमें से ये आग निकल रही है, वो आग दिखाई देती। फिर जब ये आग बंद हो गई, फ्यूल खत्म हो गया, तो वो अपना नीचे गिर जाता, हमें वो पता नहीं लगता। लेकिन अगर बाय द वे, अगर बाय द वे ये अपने इस मोशन में यहाँ आकर के इसका एक्सप्लोजन हो गया, यहाँ आकर एक्सप्लोजन हुआ, तो आप देखना ये पार्टिकल यहाँ उड़े,
फिर ये पार्टिकल आपको फिर ये यहाँ दिखाई देंगे, फिर ये पार्टिकल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे, फिर ये पार्टिकल्स आपको यहाँ दिखाई देंगे। मतलब ये जो पार्टिकल है ये भी आपको उसी पाथ पर चलते हुए दिखाई देंगे। अगर आप इन सारे के सारे पार्टिकल्स का टोटल सेंटर ऑफ मास या मोमेंटम फाइंड करोगे तो वो आपको पता लगेगा कि वो सारे के सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर है, सेंटर ऑफ मास में भी हम डिस्कस करेंगे, वो ये एक ही पाथ पर चल रहे हैं, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अगर बिल्कुल ऊपर टॉप पे जाकर के वर्टिकली अपोजिट जाकर के रुक गया और रुकने के बाद ये एक्सप्लोड हो रहा है तो आपको इसकी जो चिंगारियां चारों तरफ एक जैसी निकलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन अगर ये इंक्लाइंड है और चलते हुए एक्सप्लोड हो रहा है तो इस चिंगारियां भी आपको आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देंगी जी। हालांकि एक दो ही सेकंड की कहानी होती है, लेकिन उसमें भी अगर आप फील करें तो पता लगेगा कि हाँ चिंगारियां ये सारी की सारी लगातार उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है जिस डायरेक्शन में आपका ये रॉकेट चल रहा था। तो ये भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ऐसे हजारों सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं हमारी लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, उम्मीद है आप सबको समझ आया है ये। और आगे आप पिक्चर देखेंगे कभी तो ये वाले सीन पर आप ध्यान देखेंगे कि कैसे ये बोट पीछे हट रही है। और कई बार आपको पता लग जाएगा कि अगर हल्की फुल्की बोट है तो तेजी से पीछे हटती है, और अगर बोट में 4-5 आदमी पहले ही बैठे हुए जिससे बोट का वजन बढ़ गया, मास बढ़ गया, तो एक के उतरने पर बोट धीरे से पीछे हटेगी, बहुत तेजी से पीछे नहीं हटेगी। ठीक है।